पाकिस्तान के सियासी हालात पर इंडिया टीवी की नजर लगातार बनी हुई है। हमने आपको बिलावल भुट्टो का वो बयान भी सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान का समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन बहुमत के लिए जिन 172 सांसदों का समर्थन चाहिए राणा जी, वो कैसे मिलेगा ये समर्थन? वो अभी भी, क्योंकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं ये अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। आज तो एक बहुत बड़ा जलसा भी वो करने वाले हैं, हमने सुना था बहुत जल्द वो पत्रकारों को संबोधित करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। जी देखें, जो 172 की आपने बात की है, इस वक्त हम जो हमारी काउंटिंग है, मतलब कि एज अ जर्नलिस्ट जो हम अपना होमवर्क जो हमने किया हुआ है और जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, 172 तो काफी दूर रह गए हैं। हमारे यहाँ जो हमारी काउंटिंग इस वक्त की लेटेस्ट काउंटिंग है, उसके मुताबिक जो मुतहिदा अपोजिशन है वो 190 के करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि उनके 190 के करीब जो मेंबर्स हैं उनके साथ मिल चुके हैं। अब वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि PMLN के 84 मेंबर्स हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ जिसको लीड कर रहे हैं। PPP बिलावल भुट्टो की जो है उनके 56 हैं। 14 जो है मुतहिदा मजलिस अमल MMA के 14 मेंबर्स हैं। MQM जिनका अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, जो मतलब के साइन जो मुआहदा अभी हुआ है, 7 मेंबर्स उनके हैं, 7 वोट वो हैं। बाप पार्टी BNP के 4 हैं। इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं 4 कौमी असेंबली। PMLQ के चूंकि 5 मेंबर्स थे, जिनमें से 4 तो गवर्नमेंट के साथ हैं, परवेज लाई के 1 जिन्होंने रिजाइन किया था वो वोट इमरान खान के खिलाफ देंगे, 1 वो हैं। जमहूरी वतन पार्टी ANP और जमात इस्लामी का 1 मेंबर। अब ये टोटल 177 बनते हैं। 190 हमने इस सूरत में कहा कि वो 13 मेंबर्स जो PTI के नाराज अरकान हैं वो उनसे अलहदा होकर बैठे हुए हैं, जो मीडिया पे आके जिन्होंने ये कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं है, जिनको बागी मेंबर्स कहते हैं। अगर वो 13 के 13 लोग अपोजिशन के साथ मिलते हैं या मिल जाते हैं तो फिर ये जो काउंटिंग है ये 190 तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए अभी तक जो 155 मेंबर्स जो हम PTI के काउंट करते हैं उनमें वो 13 मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। अगर वो 13 में से 10 लोग भी, 4 लोग 13 के 13 तो वापस पार्टी में नहीं जाएंगे, जो आज तक वापस नहीं गए वो कल भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए उनको भी माइनस कर दिया जाए तो 172 तो दूर के बाद PTI हमें 150 भी क्रॉस करती हुई नजर नहीं आ रही। तो यानी बहुमत से कई नंबर दूर है, और लेकिन देखना यही है कि इमरान खान कब तक इस लड़ाई को जारी रखते हैं। प्रोफेसर आसिफ, जो पाकिस्तान की स्थिति है, अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हो रही थी तो जो पाकिस्तान के मेहमान हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक फेयरवेल मीटिंग भी हो सकती है, क्योंकि इमरान खान अभी ISI चीफ और बाजवा से मुलाकात कर रहे थे। अब उनकी वो मुलाकात कितनी देर चली, क्या वो मुलाकात अभी भी चल रही है या खत्म हो गई, उसकी डिटेल्स थोड़ी और आनी बाकी है। लेकिन क्या अब हम ये मानकर चलें कि शायद अब उनकी तरफ से भी ये इशारा दे दिया गया है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें और सम्मान के साथ एक नई सरकार को बनने दें? मीनाक्षी जी, ये पूरी तरह से एक फेयरवेल मीटिंग भी है, और ये इशारा तो तभी दे दिया गया था जब इमरान खान ने हिंदुस्तान की तारीफ की, वहाँ के फॉरेन पॉलिसीज की। वो सिर्फ वहाँ पे ये कहना चाह रहे थे कि अभी तो फौज ने जिस तरह से हाथ छोड़ दिया उनका, और जिस तरह से इमरान खान ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया, उसको देख के यही लग रहा था कि इसी वक्त इशारा हो गया। अब आज का जो ये फेयरवेल है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि फेयरवेल मीटिंग है। आखिरी सांसें गिन रही है वहाँ की जो अभी इमरान खान की हुकूमत है। बहुत ज्यादा अगर हुआ तो चले 2-4 दिन 10 दिन और चल सकता है। अभी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किस तरह से वहाँ पे दोनों अपोजिशन पार्टीज जो मिल के 175-177 सीट्स का दावा कर रही है। तो देखें, ये फेयरवेल ही है और ये होना था। अगर तो वो चीफ के ये मामला ही शुरू हुआ था तब जब इन्होंने फौज की तरफ से अपना रुख साफ किया, जब ISI के चीफ की अपॉइंटमेंट की बात थी, सारा मसला वहीं से शुरू हुआ और उसके बाद बात यहाँ तक आ गई और अब इनको जाना ही है और ये फेयरवेल मीटिंग है। और वो इसलिए भी कि वहाँ की जितनी भी अवाम भी है, बहुत से जो सिचुएशंस देख रहे हैं हम लोग, मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, उससे यही अंदाजा लग रहा है कि अवाम बिल्कुल खुश नहीं है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि वहाँ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कोई आज की नई बात है नहीं,
और फौज की जो मदाखलत है अच्छा, वो भी कोई आज की बात है स्टेबिलिटी की नहीं। बात कर दी सर, हमें इस पर हमारे पाकिस्तानी पत्रकार जो राणा अली साथ में जुड़े हुए हैं उनकी राय लेना चाहती हूँ। देखिए स्टेबिलिटी, तो ये बात तो सच है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती है। कोई भी प्रधानमंत्री अपना टर्म जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है और इसका असर सीधा सीधा वहां की इकोनॉमी पर, वहां की फॉरेन पॉलिसी पर भी दिखाई देता है। अब देखिए वहां के, मैं स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा फॉलो कर रही थी, वो नीचे जा रहा है। अगर ये सत्ता परिवर्तन होती है तो क्या आप ये मान रहे हैं कि कम से कम अब जो भी सरकार बनेगी वो 5 साल के लिए बनेगी, बेटर स्टेबिलिटी होगी? राणा जोहेब। नहीं, देखें, सबसे पहले जो आपने स्टॉक मार्केट की बात की है तो ये सिर्फ पाकिस्तान की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है कि जब पॉलिटिकल मुल्क जो है वो किसी वॉर की कंडीशन में चला जाता है तो उसकी स्टॉक एक्सचेंज तो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। अब रशिया पूरी दुनिया का सुपर पावर है, तो जब यूक्रेन के साथ उसके मामला चल रहे हैं लेकिन उनकी स्टॉक मार्केट दोनों ममालिक डाउन हो गई, तो इसलिए इसको इकोनॉमी के साथ तो जोड़ना मेरा ख्याल से वो एक अनफेयर सा मामला होगा। हाँ, ये जरूर है कि स्टॉक मार्केट नीचे जरूर आती है, इकोनॉमी को भी नुकसान होता है जब इस तरह की पॉलिटिकल कोई इंस्टेबिलिटी आती है। लेकिन जो आपने बात की कि जो नेक्स्ट सरकार होगी वो 5 साल के लिए होगी, नहीं, जो इमरान खान को उतारने के बाद जो भी गवर्नमेंट बनेगी ये उन पे मुनहसर होता है कि वो 2023 तक का जो टेनोर है वो मुकम्मल करते हैं या उससे पहले वो विद इन 6 मंथ न्यू इलेक्शन जो है वो अनाउंस करते हैं, ये उन पे है। लेकिन ये कंफर्म जरूर है कि 2023 में जब 5 साल कंप्लीट होंगे तो जनरल इलेक्शन लाजमी होंगे और फिर नई गवर्नमेंट जो है वो चाहे जो अभी गवर्नमेंट न्यू बनेगी वही दोबारा से आ जाए, ये तो वोटिंग पे और पाकिस्तानी अवाम पे है कि वो किसको अपना हक देते हैं, किसको अपना चुनते हैं नुमाइंदा। लेकिन जो इकोनॉमी की बात आपने किया, तो जहां पे पॉलिटिकल इस तरह के मामला होते हैं, चाहे वो इंडिया को ही ले लें, किसी एक स्टेट को ले लें, तो वहां पे अगर भी सियासी इस तरह की गहमागहमी होगी तो स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आएगी, ये जुड़ी होती है इसके साथ। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ हामिद अल मशरकी भी जुड़ गए हैं, आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हामिद जी, स्वागत है आपका इंडिया। जी, आपने अभी ब्रेकिंग पे दी थी कि आर्मी चीफ और DGISI की इमरान खान के साथ जो मीटिंग हुई है वो शायद अलविदाई मीटिंग है, ऐसा नहीं है। उसकी जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग अनाउंस की गई है, वो कल इंशाल्लाह इजलास होगा। इसी चीज पे जो ये एक डॉक्यूमेंट उनके हाथ में लगा हुआ है वो उसके लिए, उससे मुशावरत के लिए आर्मी चीफ और DGISI को बुलाया गया है। देखिए बतौर पत्रकार ये काम आपका भी है और ये काम हमारा भी है, हम बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बेशक आप भी बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, वो अलग बात है। आज आप इंडिया के एक चैनल पर बैठे हैं, भारत के चैनल पर, शायद आप बिटवीन द लाइंस वाली बातें यहाँ ना करना चाहे, कोई बात नहीं। हामिद अल मशरकी हमारे साथ जुड़ गए, आप भी पाकिस्तानी पत्रकार है, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हामिद जी, पाकिस्तान की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, इमरान खान सत्ता में रहेंगे या उनका जाना अब लगभग तय है? थैंक यू मीनाक्षी। देखें, ये जो सत्ता की जंग होती है इसके अंदर आखिरी मोमेंट तक पता नहीं चलता है और ये ऐसी है जिसके अंदर आपको पता है कि सारी ऑपोजिशन पार्टी एक तरफ है, इमरान खान एक तरफ है और इमरान खान एक तरफ से कह रहे हैं कि जी मैं आखिरी मिनट तक फाइट करूंगा, दूसरी तरफ ऑपोजिशन जैसे आप कह रही हैं, जानती हैं कि कह रही है जी कि इमरान खान अब रिजाइन करें क्योंकि हमने जो 172 का आंकड़ा है वो अचीव कर लिया है और अब जो है वो नंबर गेम इमरान खान के हाथ से निकल गई है। एक तरफ से वो अपोजिशन मिठाइयां बांट रही है, तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ना तो अपोजिशन को अभी मिठाइयां बांटने की जरूरत है, ना ही इमरान खान को ये समझने की जरूरत है कि उनके हाथ में इक्तदार रहेगा। दोनों तरफ अब बात 50-50 है, बल्कि अगर आंकड़े देखे जाएं MQM के अपोजिशन से अलायंस के बाद तो लगता है कि इमरान खान मेजॉरिटी तो खो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान और उसके जो अंदर के नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जी शायद उनके पास कोई मुस्लिम लीग नून के वोट्स हैं या अभी MQM वापस आ सकती है। तो इस हवाले से अंटिल द डे ऑफ द वोटिंग मीनाक्षी मेरा ख्याल है ये सिचुएशन चलती रहेगी। ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन तो नहीं, लास्ट टाइम मैं एक प्रोग्राम में था तो मैंने कहा ये टर्मोइल नहीं होना चाहिए, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन। और इसके अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया है उसका मकसद यही है कि अगर इमरान खान इक्तदार में रहते हैं तो किस तरह रहेंगे, मेजॉरिटी साबित करें, नहीं तो पीसफुली जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए टू द न्यू प्राइम मिनिस्टर। और मीनाक्षी, अगला सवाल यह है कि क्या
ये सत्ता की जो जंग है, इसके अंदर ऑपोजिशन बाद में भी इकट्ठे रहेगी या नहीं रहेगी। क्या ऑपोजिशन 1 पॉइंट एजेंडा पे तो इमरान खान को उतार लेगी, लेकिन आगे जो है ऑपोजिशन सारी जिंदगी इन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। भुट्टोज एंड जरदारीज आर नोन। मैं बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी हामिद जी, वो ये कह रहे थे कि हमारे तो एमक्यूएम से पहले भी बातचीत होती रही है, कुछ कारणों की वजह से हमारी पार्टी और एमक्यूएम के बीच में दूरियां आई है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। विपक्ष का दावा है इमरान खान बहुमत खो चुके हैं। विपक्षी नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। विपक्ष ने यह दावा किया कि उसके पास 175 सांसदों का समर्थन है, यानी बहुमत से 3 सांसद ज्यादा हैं। विपक्षी नेताओं में से एक बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान अब प्रधानमंत्री नहीं है, वो बहुमत खो चुके हैं, इसलिए इमरान खान को तुरंत इस्तीफा देना ही चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहना है बिलावल भुट्टो का। कि आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम वो सफर का आगाज शुरू कर सकते हैं जो 2018 का इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हुआ, वो पूरा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश था। हर एक जमात जो आपके सामने आज इकट्ठे हुए हैं, हमारे खिलाफ साजिश था। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपना अक्सरियत खो चुका है। मैं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सही और स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वज़ीर आज़म साहब को कि वो इस्तीफ़ा दे, मगर वज़ीर आज़म साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वज़ीर आज़म नहीं रहा। या इस्तीफ़ा देना है या आप इतना देर नहीं भाग सकते हो। आए पार्लियामान का सेशन कल ही है, कल ही वोटिंग रखते हैं और इस मामला को सेटल करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर, इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बंद कमरे में होगी। इमरान खान ने ये सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से आ रही है। इमरान खान के बारे में बिलावल भुट्टो भले ही ये कहें कि वो अब प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन औपचारिक तौर पर तो वही प्रधानमंत्री हैं जब तक कि वो इस्तीफा नहीं दे देते या फिर वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर देते। लेकिन बड़ी खबर यही कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो उन्होंने बैठक बुलाई है, बंद कमरे में ये बैठक चल रही है। मैं इस पर हमें जो थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहती हूँ, इस बैठक से जुड़ी हुई क्या चर्चाएं और सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक ऐसे एक नाजुक समय पर होने का अर्थ क्या है? मीनाक्षी देखें, बात यह है कि इसके अंदर 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि आइंदा 3 डेज के अंदर अगर वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर किस अंदाज में अपना स्टेप डाउन करेंगे, इस्तीफा देंगे, और जो आगे की सूरत हाल है उसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल इस ट्रांजिट टाइम में कैसे काम करेगी। एक तो ये है, और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर अपना जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल को एक बार कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, अपने जो है इक़दामात के हवाले से, अपने एक्शंस के हवाले से, और साथ साथ वो ये चाहते हैं कि अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये प्रूव कर सकें कि जी अभी भी उनके पास चांस है अपनी मेजॉरिटी शो करने का, ताकि किसी भी किस्म का जो ब्यूरोक्रेसी या जो गवर्नमेंट है उसके अंदर पैनिक क्रिएट ना हो और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बदस्तूर कंट्रोल में रहें। तो मेरा ख्याल है कि यही 2 मेन रीजन बनती हैं सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक है। और इस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक जो है, इसके अंदर आप ये देखिएगा कि इसके बाद कोई जॉइंट स्टेटमेंट तो नहीं आता, लेकिन इसके बाद आपको थोड़ी चेंजेस नजर आएगी। वो ये होगी कि जो अपोजिशन है वो भी वेट करेगी वोटिंग का, और जो गवर्नमेंट है वो भी कोशिश करेगी कि अपने नंबर्स किसी तरह पूरे कर ले। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकली सिस्टम चेंज होता है तो ये अच्छी खबर है, ये बुरी खबर नहीं। पॉलिटिकल चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इज ऑलवेज गुड रादर देन एनी अदर एक्शन। सो मेरा ख्याल यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वोट नहीं होता और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन जाते हैं तो ये भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में एक नई रिवायत बनेगी, नई ट्रेडिशन आएगी कि ना तो आर्मी इंटरवीन कर रही है, ना कोई इलेक्शन नए हो रहे हैं, बल्कि मिड टर्म के अंदर चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो रहा है और अपोजिशन को मौका मिल रहा है। तो अगर ये डेमोक्रेटिक चेंज है तो ये इंडिया हो या हमारे और जो सब कंट्रीज हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिकली स्ट्रांग हो रहा है।
पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। और अगर ऑपोजिशन वोट पूरे करती है तो उसका पूरा राइट है कि वो उनका प्राइम मिनिस्टर आए, और इस तरह अगले अच्छा, एक बड़ी खबर और है इसी बैठक से जुड़ी हुई कि फिर धमकी वाली चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है। राणा जोहेब, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमारे हिंदुस्तानी दर्शक भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, इसे लेकर भी सिक्योरिटी काउंसिल में क्या चर्चा? देखिए, मैंने गुजारिश अभी आपसे पहले भी ये की थी कि आर्मी चीफ और DGISI की जो मीटिंग अभी जिसका आपने जिक्र किया और हमें भी ये पता चला कि वो इसी एक चीज को लेके मीटिंग हुई है। जो ये आज सुबह से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अभी कैबिनेट की मीटिंग भी की। उन्होंने कैबिनेट में जो उनके करीबी कैबिनेट के सारे मिनिस्टर थे उनको उन्होंने वो खत जो है, वो लेटर जो वो दिखाया। उसके बाद अभी उनकी जो मीटिंग है वो जर्नलिस्ट के साथ जारी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं को 14-15 उनको बुलाया है PM हाउस में, और उनको वो पढ़ा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। इसके बाद ही उन्होंने आर्मी चीफ और DGISI के साथ जो मीटिंग उनकी चल रही है वो इसी चक्कर में, देखिए ये जो एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला तो ये बिल्कुल है कि एक मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल मूव चल रही है, सारी अपोजिशन जो है वो एकजुट हो गई है, इकट्ठी होके जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको उतारना चाह रही है। अब उसके पीछे के जो असरात हैं कि कौन उसके पीछे है, कौन इनको अपोजिशन को इतना ज्यादा हाइप दे रहा है, कौन इनकी मदद कर रहा है, तो वो एक डेफिनेटली एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन जाता है। तो उसको लेके उनकी मीटिंग करना, उसका इजलास करना। राणा जोहेब, आपकी इस बात पर मेरी सोच अटक गई है कि कौन है जो इतना हाइप दे रहा है विपक्ष को। जरा आप इस पर मशरकी साहब आप थोड़ा बताएंगे कि कौन हाइप दे रहा है इस तरीके से विपक्ष को? और भाई, हम तो ये सुनते आए हैं और ये देखते आए हैं, इतिहास गवाह है। आप भले ही से कहें कि ये डेमोक्रेटिक चेंज है जो कि दिखाई दे रहा है, ये डेमोक्रेटिक चेंज दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का आना, इमरान खान का समर्थन जुटाने की कोशिश करना, विपक्ष की अपने ताकत दिखाना, ये किसी भी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कैसे बाजवा साहब का समर्थन था इमरान खान को, कैसे वो समर्थन धीरे धीरे उनसे छिटकता गया, कैसे इमरान खान ने भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर दी। ये तमाम चीजें भी हमने डेवलपमेंट देखे। तो इसलिए आप ये थोड़ा सा समझाएं कि ये विपक्ष को यदि बैकिंग दी जा रही है तो ये बैकिंग, आर्मी की बैकिंग के बिना तो ये मुमकिन नहीं है कि इस तरीके से इमरान खान का लोग साथ छोड़कर बिलावल भुट्टो का साथ दे दें। या मीनाक्षी, मैं ये कहूंगा, आपकी स्टडी बहुत अच्छी होती है ऑन द टॉपिक। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये समझें कि वो जो उन्होंने छोटी सी एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एप्रिसिएशन की थी प्राइम मिनिस्टर ने, उससे आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही आर्मी के अंदर उसके बारे में कोई इमरान खान के अगेंस्ट या ग्रीवनेस है। ये तो मैं आपको बात अपनी पक्की सोर्सेज से बता सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो इमरान खान पत्र की और ये जो लेटर की बात कर रहे हैं और इसके अंदर जो वेस्टर्न थ्रेट की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ठीक कर रहे हैं कि अगर उनके पास कोई ऐसी चीज है तो वो उनको अवाम को भी दिखानी चाहिए, वो उनको अपने मिनिस्टर्स को भी और सिक्योरिटी काउंसिल को दिखानी चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान के लिए अपनी सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, इंडिपेंडेंस है, उसके लिए जरूरी है कि वो अब किसी के भी दबाव में ना आए। हमने माजी में अमेरिका का साथ देखकर बहुत भारी कीमत चुकाई है मीनाक्षी। हमने 80,000 हमारे जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कुछ है ऐसा तो इमरान खान साहब को ये कुछ बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था, ना कि आखिरी दिन तक लेके जाते। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि अगर डेमोक्रेटिक चेंज है और अगर उसके पीछे भी कुछ है तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन एज लॉन्ग एज अगर डेमोक्रेटिकली चेंज होता है तो मेरा ख्याल ये है कि ना तो खान साहब को कोई एतराज होना चाहिए ना आवाम को, बल्कि अगले इलेक्शन में आवाम अपनी मर्जी से अगर चाहें तो दोबारा खान साहब को वोट डालें, अगर चाहें तो दोबारा ऑपोजिशन को वोट डालें। ऑपोजिशन तो खुद अगले इलेक्शन तक जो है वो इनकी वो बीच चौराहे में हंडिया फूटने का डर है। तो इस हवाले से मैं नहीं समझता कि ऑपोजिशन अगले इलेक्शन तक इकट्ठी रहेगी, बल्कि बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो जो गवर्नमेंट है या नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनका ये काम है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये जरूर देखें कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट किस में है, और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, बुनियादी नेशनल इंटरेस्ट और सॉवरेनिटी की पॉलिसी कभी चेंज नहीं होगी। ये मैं बात आपको बड़े कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ।
आसिफ जी, अभी आपने हमारे दोनों मेहमान पाकिस्तानी पत्रकारों को सुना। उनका ये कहना है कि एक डेमोक्रेटिक चेंज है और इसका तो वेलकम होना चाहिए कि पाकिस्तान में अब चीजें बदल रही हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चीजें बदल रही हैं। क्या वाकई में ये उतना ही लोकतांत्रिक है जितना हमारे ये दोनों मेहमान बता रहे हैं, या जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, या इन तस्वीरों के पीछे भी कोई कहानी है? मीनाक्षी जी, इन तमाम चीजों के पीछे की जो तस्वीरें हैं वो आपके दो मेहमान या तो देखना नहीं चाह रहे, या फिर उनकी वो मजबूरी है, या फिर हिस्टोरिकल जो एक नॉलेज होती है उसकी तरफ वो जाना नहीं चाह रहे। वहां पे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके बारे में कौन नहीं जानता, और अभी जो ये सरकार बदली है या बदलने वाली है उसके पीछे की क्या कहानी है हम सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। और ये अभी की नहीं, आप पुरानी तमाम सरकारों की बात करें या उन तमाम सरकारों की जो आज तक इनकी पूरा टर्म किसी सरकार ने वहां पूरा नहीं किया, और आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट हमेशा मौजूद रही। तो ये मैं सीधी आपको बात बताऊं कि इसकी तरफ सिर्फ इशारा ही नहीं है, बल्कि ये जो तस्वीरें हैं और ये जो हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान से जो इस तरफ नहीं बात करना चाह रहे हैं, मैं उनको सीधा बताऊं और उसके बाद उनकी दो बात का मैं जवाब भी देना चाहूंगा। वो ये है कि वो पूरी तरह से उनकी मजबूरी है और शायद वो इस वजह से हमारे इस चैनल पे वो खुल के बात नहीं करना चाह रहे हैं, और मैं इसको समझ सकता हूं। लेकिन मैं बताऊं कि डेमोक्रेटिक सेटअप की जब बात होती है तो आप बताएं कि कहाँ है डेमोक्रेसी। आप कब से आप वहां के अवाम की हालात देखें, या इलेक्शन जब हुए थे उसके बाद उस पर कितने सवालात खड़े हो गए थे, और अभी भी अगर बाद में क्या इलेक्शंस होंगे, ठीक है, देखने को ये समझ में आ रहा है कि अपोजिशन पार्टीज मिलके और उनका नंबर गेम है और वो एक दूसरे के साथ मिलके उनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद इमरान खान को हटा देंगे। लेकिन इसके पीछे की जो एस्टेब्लिशमेंट की कहानी है, जो पुरानी हिस्ट्री और तारीख है, उन तमाम चीजों से हम सब लोग वाकिफ है। और वहां पे जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की, डेमोक्रेसी की वो जो धज्जियां उड़ती हैं, उड़ाई जाती हैं, चाहे सरकार को। ठीक है, हमारे साथ जनरल विशंबर दयाल भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दयाल साहब आपका इंडिया टीवी पर। अब हमारे पड़ोसी मुल्क में एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। हमारे पाकिस्तानी मेहमान ये कह रहे हैं कि देखिए, पर्दे के पीछे कोई कहानी नहीं है, कहानी वही है जो पर्दे के आगे दिखाई दे रही है। इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। इमरान खान अपने सहयोगियों का साथ भी खोते जा रहे हैं और अब एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हो रही है। मेरा सवाल ये था कि क्या ये फेयरवेल मीटिंग है? तो इस पर पाकिस्तानी मेहमानों का कहना यह है कि दरअसल सिक्योरिटी के मद्देनजर ये एक मीटिंग थी। इसे फेयरवेल मीटिंग पूरी तरीके से इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि अभी भी इमरान खान सत्ता से गए नहीं हैं, अभी भी वो प्रधानमंत्री हैं और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो इस तरीके की बैठकें बुला सकते हैं। आपका क्या टेक है इस पूरी स्थिति पर? देखिए, मेरा अभी हालात बदल रहे हैं और पॉलिटिकल हालात पे, ऐसी पॉलिटिकल हालात जो इतनी दूर हो और जिसमें ऐसे खिलाड़ी हों, मंजे हुए खिलाड़ी हों, और जिसमें जो पॉलिटिकल ये कह जरूर रहे हैं कि भाई ये सारा का सारा मामला पॉलिटिकल है, डेमोक्रेटिक है, सारा का मामला पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डीप स्टेट है, कहीं ना कहीं जो इन कठपुतलियों को यूज करते आए हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं हाथ जब हो तो कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि खासकर अभी जब उनके चीफ और उनके आईएसआई चीफ जो है वो खुद इमरान खान को मिलके गए, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाना, इमरान खान कहीं ना कहीं कोई बाजी खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं नहीं समझता सफल होंगे। एक बात जरूर है कि सिर्फ अगर उनके जो समर्थक थे, जो समर्थक पार्टियां थी जो कि ज्यादातर मिलिट्री कंट्रोल थी, दुनिया जानती है, अगर वो विड्रॉ करते तो ये सिर्फ लगता कि सिर्फ इसमें डीप स्टेट का हाथ है, जिसमें उनकी आर्मी का हाथ है। लेकिन खुद उनकी पार्टी के अगर 24-25 एमपी खुद रिजाइन करते हैं, मिनिस्टर्स रिजाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा है ना कि ये नैया डबो दी, जो वादे लेके आए थे इमरान खान वो पूरे नहीं कर पाए, जनता नाराज है। उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक चीजें की, जो वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, एम्प्लॉयमेंट के वादे किए थे, यूथ को एक ड्रीम दिया था, उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट एक ड्रीम दिया था पाकिस्तान को। तो जब वो ये सब नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ लोग हो गए। अब मैं समझता हूं ये वो एक अपनी लास्ट पिच बैटल ट्राई कर रहे हैं कि भाई अगर जाते भी हैं तो एक अपनी छवि छोड़े आने वाले टाइम पर वो। और अगर ये कोलिशन जो है इसमें भी तो कई वो हैं जी, तो ये मैं नहीं समझता कि इसका कोई, ये कोलिशन में भी कुछ दरारें आ सकती हैं।
तो इमरान खान अपना फ्यूचर देख रहे हैं और कुछ नहीं। जो उनका आज का दिन है, मैं नहीं समझता उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कॉस्मेटिक चेंजेस कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के 24 एमपी जो है वो रिजाइन कर चुके हैं। मेजोरिटी उनके साथ नहीं है, मेजोरिटी ऑपोजिशन के साथ है। और ऑपोजिशन कितने दिन अब चलाएगी या पाकिस्तान अनस्टेबिलिटी की तरफ बिल्कुल बढ़ेगा, ये स्टेबिलिटी भी कितनी रहेगी, ये भी एक चर्चा का विषय। एक बड़ी खबर, इमरान खान अपनी धमकी वाली चिट्ठी सार्वजनिक कर सकते हैं। करीब 1 घंटे के बाद इमरान खान पाकिस्तान की जनता को संबोधित करने वाले हैं। इमरान खान इस संबोधन के दौरान उस चिट्ठी को सामने ला सकते हैं जिसका जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की मीट में भी इस चिट्ठी का जिक्र आया है 27 मार्च को। जी हां, इस्लामाबाद में 27 मार्च को इस्लामाबाद में भी इस चिट्ठी का जिक्र हुआ था। इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का संबोधन टल गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बाजवा से बैठक के बाद इमरान खान ने अपना संबोधन टाल दिया है। आज वो लोगों को संबोधित नहीं करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी चीफ बाजवा से मुलाकात के बाद, इस बैठक के बाद आज वो लोगों को संबोधित नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसी बात हुई, क्या ऐसी चर्चा हुई कि आज की तारीख का उन्होंने संबोधन टाल दिया है। इधर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि इमरान खान अपना समर्थन खो चुके हैं, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है नहीं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये तय नजर आ रहा है। तो क्या फ्लोर टेस्ट से पहले इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं? क्या उन्होंने अपने पद से हटने का मन बना लिया है या अपनी लड़ाई वो आखिरी दम तक जारी रखना चाहते हैं जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता? आपको मैं वो चिट्ठी दिखा रही हूं, वो तस्वीर आप देखिए। इस्लामाबाद में जब उन्होंने लोगों को संबोधित किया था तो इसी धमकी भरी चिट्ठी का जिक्र उन्होंने किया था। चिट्ठी उन्होंने अपने कोट के पॉकेट से निकाली, लहराई और फिर उसे अपनी पॉकेट में रख दिया। और आज इसी चिट्ठी का जिक्र मीटिंग के दौरान भी हुआ। इमरान खान को क्या बोलने से रोका गया है? क्या उन्हें यह कहा गया है कि उन्हें जनता को संबोधित नहीं करना है? ये एक अहम सवाल है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व राजनयिक का एफडी मुनि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल ध्रुव कटोच भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और विशंबर दयाल जी हमारे साथ हैं ही। राणा अली जो है पाकिस्तानी पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राणा अली जो है, मैं उसी चिट्ठी का जिक्र कर रही हूँ। देखिए, इस्लामाबाद में जलसे को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़े अदायगी के साथ वो चिट्ठी अपनी पॉकेट से निकाली, उसे लहराया, फिर अपनी पॉकेट में रख दिया। आखिर इस चिट्ठी में ऐसा है क्या? और हम तो ये सुन रहे थे कि शायद हो सकता है कि इस चिट्ठी में जो बातें हैं वो लोगों के सामने आज रखेंगे, लेकिन उन्होंने तो अपना संबोधन ही टाल दिया। जी देखें, अगर चिट्ठी की बात करें कि चिट्ठी में है क्या, तो वो तो किसी को भी नहीं पता है। अभी जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, उन्होंने कल भी ये अनाउंसमेंट की और उन्होंने बताया कि इसमें बेसिकली चिट्ठी के अंदर जो इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो मूव चल रही है, उसका जिक्र है। और उसमें ये भी लिखा गया है कि अगर ये कामयाब होती है तो अच्छी बात है, और अगर ये नाकाम होती है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर अपनी सीट पे एज अ पीएम कायम रहते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बुरा होगा। मतलब ये एक गलत फैसला होगा, पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है या कुछ भी मतलब के मामला इसके हो सकते हैं। अब इसी वजह से आज इमरान खान साहब ने पहले कैबिनेट को अपने एतमाद में लिया, फिर उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ और DGISI के साथ मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने हमारे सहाफियों के साथ मुलाकात की। तो उसमें भी उन्होंने इस चिट्ठी को दिखाने से तो इनकार किया, क्योंकि डेफिनेटली उसके ऊपर जो नेशनल सीक्रेट एक्ट है वो लागू होता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती का मामला है, तो इस वजह से उसको नहीं दिखाया जा सकता। ये तो हर मुल्क के अपने एक नेशनल सीक्रेट एक्ट होते हैं जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। तो इसलिए जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो क्या हैं, किस बंदे को उसके अंदर एड्रेस किया गया है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये तो उसी वक्त सामने आ सकता है कि जब चिट्ठी हमारे हाथ में हो या हम उसको पढ़ सकें, तो फिर हम उसके ऊपर ज्यादा बात जो है वो कर सकते हैं। धमकियां मिल रही हैं, उन्होंने इस चिट्ठी का हवाला देते हुए, इसे लहराते हुए इस बात का जिक्र किया था। अब ये धमकी किसने दी, इस पत्र में क्या है, इस पत्र को अगर लोगों के सामने ले आया जाता है तो फिर क्या कोई पहाड़ टूट पड़ेगा, कोई भूचाल आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि चिट्ठी में क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एफडी मुनीर साहब, देखिए, एक चिट्ठी का जिक्र होना
बाजवा से मुलाकात होना इमरान खान का, फिर एकाएक उनका संबोधन टाल देना, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देख रहे हैं? खान साहब का डेस्परेशन है, मोमेंट ऑफ डेस्परेशन। वो चिट्ठी तो बहुत पहले से भी फ्लैश कर रहे थे और बता रहे थे कि मेरे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, इसीलिए कॉन्स्पिरेसी है मुझे हटाने की, जिसकी शायद वो कोई एविडेंस देना चाहते हैं उस चिट्ठी के थ्रू। लेकिन जब जनरल से मिले, जनरल बाजवा से मिले, तो वो सारे मामले रह गए वहां पर। सीधी बात यह है कि अभी भी जो फौज चाहेगी पाकिस्तान में वही होगा, और इमरान का डेस्परेशन इसलिए है कि उनके अपने एलाई और अपने खुद के एमएनए पार्टी के जो हैं वो उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मुझे लगता है कि देर ब देर वो अपना इस्तीफा देंगे, और जो ह्यूमिलिएशन अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हारने से होगा उसको हटाने की कोशिश करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी पत्रकार खालिद महमूद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अभी एसटी मुनीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस से ये कह रहे हैं कि ये मोमेंट ऑफ डेस्परेशन है इमरान खान का। बिल्कुल सही कहा है जी उन्होंने, मोमेंट ऑफ डेस्परेशन है। और ये भी आपको बता दूं कि अब जिस तरीके से वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, और अपोजिशन इस वक्त जो वो दावा कर रही थी कि उसके पास 190 के करीब लोग हैं, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो वो उसमें शामिल होंगे, लेकिन उनको 172 की जरूरत है अभी। और अगर नाराज अरकान जो है इमरान खान के वो शामिल करें तो फिर ये 200 के करीब बनते हैं। लेकिन अगर वो नाराज अरकान जो है वो वोट देंगे तो फिर उनकी जो क्लास लगेगी हॉर्स ट्रेडिंग की और उसकी फ्लोर क्रॉसिंग की, वो गलत हो जाएगा और ये लोग अपनी सीट खो बैठेंगे, डी नोटिफाई हो जाएंगे। इसलिए अपोजिशन की ये स्ट्रेटेजी है कि वो ऐसा इकदाम करें कि जो लोग इस वक्त इत्तेहादी हैं उनको तोड़ा जाए, और इसी में वो कामयाब हुए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो एमकेएम है उसको तोड़ा गया, और उसके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन किया। अब 177 का जो आंकड़ा है वो अपोजिशन के पास है, और 164 इमरान खान के पास है। 177 जो है वो 5 मेंबर ज्यादा हैं। अगर इनमें से कुछ लोग वापस भी जाते हैं तो फिर वो लोग जो नाराज हैं इमरान खान से, उनको वहां स्टैंड बाई के तौर पे रखा जाएगा, और वो असेंबली में पहुंचेंगे और इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसमें अपना हिस्सा लेंगे। यानी अब ये बात ठहर गई है कि इमरान खान जो है अब अगले चंद दिनों में वो वजीर आज़म नहीं रहेंगे। असूली तौर पे तो आज जब कौमी मूवमेंट जो है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, वो अपोजिशन के साथ मिल गई तो इमरान खान अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, उनके पास अक्सरियत नहीं रही। इसी वजह से शहबाज शरीफ जो है खान के लिए कब तक रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। खालिद महमूद जी, मेरे साथ ध्रुव कटोच जी भी जुड़े हुए हैं। कटोच जी, ये 4 दिन की चांदनी, वो 4 दिन में ऐसा क्या कमाल दिखा देंगे इमरान खान साहब कि वो अभी भी टिके हुए हैं? आज उन्होंने अपना संबोधन टाल दिया, अब ये समझ में आता है कि क्या अभी भी वो कोई जोड़ गणित करने में जुटे हुए हैं, या फिर आर्मी चीफ का ऑर्डर आ गया है कि अभी आपको लोगों को संबोधित करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आज भर के लिए ये फुल स्टॉप है, कल से फिर एक नई सुबह, एक नई लड़ाई, वही तस्वीर? देखिए मीनाक्षी जी, नमस्कार। जिस प्रकार से मैं देखता हूं, ये मुझे लगता है कि ये जहां तक इमरान खान जी की बात है, वो हसीन सपने देख रहे हैं, वो ख्वाबों में अभी तक रह रहे हैं। हकीकत के जो रियलिटी है उससे मुझे लगता है कुछ हट गए हैं, और हकीकत बहुत साफ कहती है कि नंबर की खेल में वो बिल्कुल पूरे तौर पर हार चुके हैं। अभी जहां तक रहा उनका सेना अध्यक्ष, जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ जो मीटिंग हुई है, मुझे लगता है इस मीटिंग का जो कारण था, वो आखिरी बार जाना चाहते थे जनरल बाजवा के पास सपोर्ट मांगने के लिए कि देखिए भाई चीफ साहब, आप हमको सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है कि जनरल बाजवा ने साफ कह दिया कि हम इस मामले के बीच में आएंगे नहीं। इसका मतलब है ना तो एक पक्ष में जाएंगे ना तो दूसरे पक्ष में जाएंगे, जिसका साफ मतलब ये होता है कि वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है। मतलब तो सिर्फ ये बात हुई है। तो अभी जैसे आपके पहले जो स्पीकर्स हैं उन सब ने बोल दिया है कि
इमरान खान टिक नहीं सकते, मैं भी उनके साथ हूं। मेरे अपने ख्याल से जब वो चुनाव जीते थे और किस पल पे जो उन्होंने वायदे किए थे इकोनॉमी के ऊपर, वहां पर वो फेल हो चुके। उन्होंने कहा हम इंटरनल स्टेबिलिटी लाएंगे, वहां पर वो फेल हो गए। फॉरेन रिलेशंस के ऊपर वो फेल हो गए, क्योंकि यहां पर उन्होंने सऊदी अरेबिया और एमिरेट्स के साथ अपनी जो छवि है वो बिल्कुल बिगाड़ दी। और आखिरी बात जो मैं समझता हूं, एक पॉलिटिशियन के दर्जे पर वो फेल हो चुके हैं। वो स्टेट्समैन बनना चाहते थे, वो स्टेट्समैन की तो बात बहुत दूर है, वो एक पॉलिटिशियन के दर्जे पर भी फेल हो गए, क्योंकि वो जो ऑपोजिशन पार्टीज है और आर्मी चीफ जो है वो उनके साथ जिस प्रकार से एक पॉलिटिशियन ने अपना रवैया रखना था उन्होंने नहीं रखा। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इतिहास में इमरान खान पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इनकॉम्पिटेंस के दौर पर बाहर निकाल दिए जा रहे हैं। मीनाक्षी जी बिल्कुल। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं लाइव। विजय लक्ष्मी, आपके अपने सोर्सेज, आपके अपने जानकार क्या बता रहे हैं पाकिस्तान के इस ताजा हलचल पर? उनका आज संबोधन होना था लेकिन ये संबोधन भी टल गया है। देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ा टेस्ट जो है और सबसे मुश्किल टेस्ट इमरान खान आज ही फेस कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पारी की। अगर हम बात करें, एक लेटर की जरूर बार बार वो जिक्र कर रहे हैं, जो लेटर पहले भी उन्होंने दिखाया और आज भी था कि जब वो संबोधन करेंगे तो उस लेटर के बारे में और विस्तार से बताएंगे। उस लेटर में जो सोर्सेज हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इमरान खान बार बार ये बात कह रहे हैं कि कुछ फॉरेन ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि वो वहां पर पाकिस्तान में सरकार में कंटिन्यू करें, और उनके पास उस लेटर में वो एविडेंस है। ये बात वो बार बार जो है वो कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस है और वो एविडेंस जो है वो दिखाना चाहते हैं, मीडिया को बताना चाहते हैं, बाकी तमाम लोगों को। इनफैक्ट जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग उन्होंने वहां पर बुलाई उसमें भी उस लेटर को लेकर के बातचीत हुई। इस तरह की जानकारी जो है वो सूत्रों से आ रही है। लेकिन अल्पमत में उनकी सरकार अभी है। जिस तरह से हमारे जो गेस्ट हैं पैनल पे उन्होंने भी बताया कि किस तरह से नंबर्स गेम जो है वो इमरान खान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 3 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, और अभी जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो सारे ऑपोजिशन के पास हैं जितने नंबरों की जरूरत है। अभी अल्पमत की सरकार 164 जो है वो नेशनल असेंबली में उनके पास जो है वो नंबर है। लेकिन अगर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आपको मेजॉरिटी चाहिए तो 177 का आंकड़ा आपको जो है चाहिए। तो अल्पमत की सरकार जरूर है। और आज जिस तरह से MQM ने भी इमरान खान की जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी उससे आज उन्होंने भी वो भी बाहर हो गए हैं। तो ये घटनाक्रम तो हम देख रहे हैं, लेकिन जिस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की आपने बात की, इस पे एक छोटा सा टेक मैं विशंबर दयाल जी आपका चाहती हूँ। ये किस तरह की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हवाला दे रहे हैं, या ये अंदाजा हम क्या लगाएं? ये कौन सी ऐसी विदेशी ताकतें जो चाहती है कि इमरान खान सत्ता में ना रहें, जबकि वहां के अपने लोग उनके कह रहे हैं कि देश में महंगाई है, इनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक टर्मोइल है इस वक्त पूरे देश में, आपके आर्मी चीफ आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कौन सी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो गई? ऐसा कौन सा उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में गजब का ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत उनको चाहता है कि वो अपदस्थ हो जाएं? नहीं, बात यह है कि ऐसा कौन सा देश है जिसको इनमें इंटरेस्ट है? किसका इंटरेस्ट बचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर? ये तो मैं समझता हूं कि इमेच्योर डेमोक्रेसी या जो ऐसी डेवलपिंग डेमोक्रेसीज में ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे देशों से डराते हैं, किसी फॉरेन पावर की बात करते हैं। इमरान खान ने कोई नई बात नहीं बोली है इस चिट्ठी में। फॉरेन पावर का इंटेलिजेंस का तो एक दूर आज दुख तो इसी बात का इन लोगों को, आज ना इनके साथ ना ये चाइना अमेरिका के किसी लिस्ट में फिगर करते, ना रशिया की किसी लिस्ट में फिगर करते, ना यूरोप की किसी लिस्ट में फिगर करते, ना भारत के किसी दायरे में फिगर करते। पहले हम कम से कम ये तो कहते थे वो हमारा दुश्मन है, फलाना है। हमने तो उसको एज ए डेड स्टेट छोड़ ही दिया ना। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक अच्छा पड़ोसी बने, उभर के आए, हमारे साथ रहे, हमारे लोग हैं। हमारा लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से तो कभी भी कोई वो नहीं था ना। सिर्फ उनकी डीप स्टेट, उनकी जनता, उनकी जो ISI जो वहां करती, जो उन्होंने हमारे साथ किया वही उन्होंने चारों तरफ किया। तो उनका कोई फॉरेन एंगल नहीं है। देखिए ये सिंपल सी बात है, जैसे कई बार बता चुके, आज से 4 साल पहले PPP और पाकिस्तान और नवाज शरीफ की जो मुस्लिम लीग है, इतनी बुरी हालत में उनकी डेमोक्रेसी में कभी नहीं हुई थी जो 4 साल पहले पाकिस्तान की जनता ने उनकी की।
और अगर 4 साल के बाद वो आज उभर गए हैं और वो सत्ता की तरफ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अटर फेल्योर है इमरान खान का। अगर उनके साथी, उनके मिनिस्टर जो उनके साबित साथ नहीं थे, कर पाए, जिन्होंने इसलिए वो तहरीक इसमें इंसाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की आड़ ले रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं अब वाकई में इस चिट्ठी में कुछ है भी या ये केवल उनका एक डेस्परेशन है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।